कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना ही धर्म है। तो अपने धर्म को मुश्किलों में याद करें और हंसते रहिए, दुख तो जीवन में ऐसे ही चलते रहेंगे। हाँ जी मैम, जैसा कि रश्मि रथी की एक लाइन है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देख आगे क्या होता है। राजस्थान में तो कहता है गाड़ी गुड़ जाए, तो गाड़ी गुड़ जाएगी फिर। जो भी बायोपिक्स होती हैं, रियल स्टोरी बेस्ड मूवीज़ होती हैं, तो वो मैं यूजुअली देखना प्रेफर करती हूँ और छोड़ती तो नहीं हूँ देख लेती हूँ टाइम मिलता है तब देख लेती हूँ। आपकी मूवीज़ जो है वो सीनिक व्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से सारी अच्छी लगती हैं। अभी गंगूबाई काठियावाड़ी देखी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। टॉयलेट एक मूवी है, वो बहुत अच्छी लगी। लंच बॉक्स है, लाइफ ऑफ पाई है, वो अच्छी। इरफान खान साहब वो ये कहता है कि जब हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं बट एक्चुअली हम तैयारी कर नहीं रहे होते हैं, तो वो प्रिटेंड ना करें अपनी लाइफ में। तैयारी नहीं हो रही है तो उसको छोड़ दें, और जब हो रही है तो फिर अच्छे से उसको पकड़ लें, बीच में वो ना रहें। जैसे कि मारवाड़ी में कहावत भी है कि अगर अटिलो ही नहीं रहेला, अटिलो ही नहीं रहेला। धूड़ खानी हो तो धोरा मत बेन खा। हाँ हाँ। जी। मैम, एक सवाल जो एनसीईआरटी को लेकर मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने कितनी एनसीईआरटी पढ़ी और क्या सारी एनसीईआरटी उस सभी को पढ़ा जो यूजुअली बताई जाती है और उनको बार-बार रिवाइज़ किया या फिर एक बार पढ़ने के बाद में उनको छोड़ दिया? एनसीईआरटीज़ मैंने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ी थी, मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। और जैसे ये है कि सारी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, उसमें ऑलमोस्ट सारी पढ़ी थी बट रिपीटेड रिवीजन नहीं मैं कर पाई थी चीज़ों का। कुछ-कुछ सेलेक्टिव पोर्शंस बार-बार पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। कुछ एनसीईआरटीज़ के मैंने ए4 साइज़ पे नोट्स बना लिए थे, जैसे हिस्ट्री की पतली-पतली वाली हैं। तो बहुत अलग मेरा रहा एनसीईआरटी को लेके, कहीं न कहीं अलग थी चीज़ें। जी मैम। सो यहाँ पे मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहूँगा हमारे एनसीईआरटी बैच के बारे में। अगर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है जिनको प्रॉब्लम है कि आखिर यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें, तो आप हमारा यूपीएससी शून्य से शुरुआत बैच ले सकते हैं, जहाँ पर हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। जहाँ पर हम आपको 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा देते हैं। डायरेक्ट आप आपका डाउट मेंटर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की क्लासेस देखने को मिल जाएगी, ताकि आप एनसीईआरटी को पूरा कर पाएंगे। और इन सबके साथ में सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पर आपको 90 डे चैलेंज मिलता है, यानी कि आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट मिलेगा, उसको आपको रोजाना पूरा करना पड़ेगा। अगर आप टारगेट को पूरा करते हैं तो आप 90 दिनों में एनसीईआरटी को पूरा पढ़ पाएंगे। ये सब कुछ सुविधा आपको 599 यानी कि करीब 600 रुपये में देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमने कंप्लीट इस बैच को रखा है। वैसे यही बैच अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में लेने जाते हैं तो ये करीब 10 से 12 हज़ार रुपये में मिलता है। हमने इसको सिर्फ 600 रुपये में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इन सबके साथ में यहाँ पर आपको जो अदर फैसिलिटी मिल रही है वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, जो कि है 1-to-1 मेंटरशिप की। आप अपने डाउट को मेंटर के साथ में पूछ सकते हैं और यहाँ पर आपको वीकली लाइव की सुविधा मिलती है, यानी कि वीकली बेसिस पे आपको लाइव मिलता है, जहाँ पे सभी लोग आपस में जुड़ते हैं और आप अपने क्वेश्चंस को मेंटर के साथ में डिस्कस कर पाते हैं लाइव जूम मीटिंग के माध्यम से। इन सबके साथ में अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो जिन भी लोगों ने इसको ज्वाइन किया है उसका रिव्यू आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। साथ में आप प्ले स्टोर पर जाके भी रिव्यू को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसके साथ में कुछ फ्री चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ पे फ्री भी बहुत सारा कंटेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में एनसीईआरटी की सारी पीडीएफ देखने को मिल जाती है। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप सिविल एस्पिरेंट ऐप को डेफिनेटली डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और इन सबके साथ में सबसे अमेजिंग कोर्स जो कि हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए रखा है वो है चैट जीपीटी का कोर्स। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चैट जीपीटी के माध्यम से चीज़ों को आसान बनाना चाहते हैं, अगर आपको मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अपने आंसर को चेक करवाना है, तो आप कैसे करवा सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसके लिए हमने कंप्लीट एक कोर्स क्रिएट किया है चैट जीपीटी फॉर यूपीएससी करके। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप एनसीईआरटी कोर्स को लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। सिविल एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, सारे रिव्यू वगैरह भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइस सीमित समय के लिए है, तो आप जल्दी करेंगे तो आपको फायदा होगा। सो जाइए और विजिट कीजिए। हम वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। मैम, एक सवाल मैं आपसे लक्ष्मीकांत को लेकर करना चाहूँगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत में सबसे बड़ा डाउट रहता है मेंस को लेकर। अक्सर बच्चों को लगता है कि लक्ष्मीकांत मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपने इसको लेकर क्या पॉलिटिकली या फिर जीएस सेकंड के लेकर क्या स्ट्रेटजी डिफरेंट रखी और लक्ष्मीकांत को छोड़कर और कौन-कौन से रिसोर्सेज देखे? मैं नहीं देख पाई थी लक्ष्मीकांत को छोड़ के कोई और रिसोर्सेज, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। इस प्रीलिम्स और मेंस में ही मैं सारी मेंस की तैयारी की थी। तो मैं ये कहूँगी कि लक्ष्मीकांत हो सकता है हमें एक मोमेंट के बाद इनसफिशिएंट लगे, लेकिन बेस जो लक्ष्मीकांत आपका बनाएगी, उसके बेसिस पे जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो जो करंट अफेयर्स को आप स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी आपकी डेवलप होगी, वो तभी डेवलप होगी जब लक्ष्मीकांत की आत्मा को आपने पकड़ा है, उसकी नब्ज़ पकड़ में आनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, तभी कर पाएंगे आप। मैम, जीएस थ्योरी को लेकर एक सवाल रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट साइंस सबसे बड़ी गले की हड्डी मानी जाती है एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि एक तो इनके परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं है
इसको कवर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी और कैसे इसको आपने कवर किया? मतलब ये गले की हड्डी तो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए होती है, मेडिकल साइंस या फिर जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत एडवांटेज वाली चीज़ है, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक। अब क्या किया जा सकता है इसका? इसमें एक जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये डायनामिक क्वेश्चंस आते हैं इनमें। स्टैटिक कोई किताब नहीं है जिसको पढ़ के आप क्वेश्चन ले आओ। तो यही होता है कि जो भी न्यूज़ में चल रहा है उसके लिए आप अपना एक कॉमन सेंस डेवलप करें और सोचिए एप्लीकेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं अप्लाई होने वाले। तो डेली लाइफ में क्या उसका एडवांटेज हो सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हैंडल किए जा सकते हैं अगर आप करंट अफेयर रेगुलर किसी मैगज़ीन से कवर कर रहे हैं तो। स्टैटिक के लिए कोई बुक? मैंने नहीं पढ़ी थी तो मैं सही पर्सन नहीं हूँ ये सजेस्ट करने के लिए। ओके। देन मैम सबसे बड़ा पोर्शन रहता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के कुछ टाइम पहले क्या स्ट्रेटजी थी? मतलब कितना टाइम पहले आपने प्रीलिम्स को लेकर अपना टाइम डेडिकेट किया था? मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो 2019 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, फिर 2020 तक मैंने कोविड तक जो है केवल फाउंडेशन बैच किया था, मैंने प्रीलिम्स नहीं दिया था। फिर 2 अटेम्प्ट मैंने प्रीलिम्स के दिए, एक जॉब के साथ दिया और एक बिल्कुल ऐसे ही दिया, तो मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। इस वाले प्रीलिम्स की मैं बता सकती हूँ कि क्या किया मैंने। इस बार वाले प्रीलिम्स से बिल्कुल वैसे नहीं होता पैराशूट में जितनी हवा भरेंगे उतना ऊपर तक जाएगा, तो मैंने एकदम हवा भरवा ली थी खुद में सर से। विकास सर से मेरी बात हुई थी, फिर उन्होंने अपनी मेंटरशिप टीम के जो पर्सन थे उनसे मेरी बात करवाई। तो मुझे याद है अभी तक 22 मार्च को मैंने बेसिकली पढ़ना शुरू किया था प्रीलिम्स के लिए और 5 जून को प्रीलिम्स था। तो 2 ही महीने में पढ़ा जितना पढ़ना था सब कुछ। जी मैम। मैम टेस्ट सीरीज़ को लेकर एक मेरा सवाल रहेगा। टेस्ट सीरीज़ से कितनी हेल्प हुई और कितने टेस्ट आपने लगाए थे? मेरे मुझे लगता है पिछले अटेम्प्ट में मेरे साथ जो कमी थी सबसे बड़ी वो यही थी कि मैंने कंटेंट पढ़ा था बट टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई थी। तो हमें एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा याद रखता है। अपनी लाइफ में भी अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें वो चीज़ें सारी याद है जहाँ हमने गलतियाँ की है। तो इसलिए जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो तो आप गलतियाँ करते हो और वो होता है कि जब आप वापस आके टेस्ट देखते हो और आपको ये रियलाइज़ेशन होता है कि अरे यार ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? ये तो मुझे आता था। ये जो आप अपने ब्रेन को एक फीडिंग देते हो तो उससे वो चीज़ों को जो है वापस एनालाइज़ करता है और टेस्ट को अगर आप घर आके 100 क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से लर्न करते हो, उनके कांसेप्ट को समझते हो, नोट डाउन करते हो, वैल्यू एडिशन करते हो, तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ जो है आपको निश्चित तौर पे सफलता की तरफ ही लेके जाएगी, उससे दूर नहीं लेके जाएगी। मैम आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया, ये दोनों पोर्शन अभी डे बाय डे अगर हम देखते हैं प्रेज़ेंस के अंदर तो काफ़ी अपना अच्छा पोर्शन रखते हैं। इनके लिए आपने क्या कोई स्टैंडर्ड बुक को फ़ॉलो किया या फिर ओल्ड एनसीईआरटी? नितिन सिंघानिया मैंने खरीदी थी दोनों बार, क्योंकि फिर मुझे लगा अपडेटेड पढ़नी चाहिए तो वो भी खरीदी। बट वो इतनी मोटी बुक है ना कि नहीं पढ़ने की हिम्मत हो पाई थी, तो बहुत सिलेक्टेड पोर्शन मैंने उस बुक का पढ़ा था। लेकिन हाँ, वो जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है उसको मैंने देखा था काफ़ी हद तक, मुझे लगा 2 बार ही मैंने उसको पढ़ा था। तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी को मैंने थोड़ा-थोड़ा देखा था और एंशिएंट मिडाइवल के लिए तो मैंने टोटली क्लास नोट्स से पढ़ लिया और टेस्ट सीरीज़ से उसमें वैल्यू एडिशन कर लिया और उसी से काम चला लिया। मैम इकोनॉमी और बजट और इकोनॉमी सर्वे, बजट इकोनॉमी के लिए इन दोनों को आपने पढ़ा था या फिर सिर्फ़ नोट्स से काम चला लिया था? नहीं, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। इस वाले अटेम्प्ट में पढ़ा था, पिछले अटेम्प्ट में नहीं और पढ़ा था। सर्वे को? समरी पढ़ी थी, अच्छा, सर्वे की समरी पढ़ी थी और बजट की भी समरी पढ़ी थी। ओके मैम। मैम लिटरेचर ऑप्शनल के साथ में एथिक्स में कितनी हेल्प होती है और एथिक्स के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? लिटरेचर ऑप्शनल के साथ में एथिक्स में हेल्प तो होती है, क्योंकि एथिक्स में बहुत टेक्निकल और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो आपका आंसर बहुत अच्छा ऑथेंटिक आंसर बन जाता है। तो हिंदी साहित्य होने की वजह से मुझे एथिक्स में वो हेल्प मिली थी। और स्ट्रैटेजी क्या रही, कुछ नहीं, टोटली 100% विकास सर की जो क्लास थी, 70 क्लासेस का जो था, मैं केवल वही कॉपी सर की, और मैं इस मेन से पहले भी केवल वही कॉपी पढ़ के गई थी, उसी को पढ़ के मैंने एग्जाम दिया और एथिक्स में 111 नंबर आए। तो बस मैंने उसमें सिर्फ एक ही काम किया था कि सर की कॉपी के बीच-बीच में मैंने खाली पेजेस छोड़े थे, तो मैंने कुछ डायग्राम्स बना लिए थे, कुछ लाइन डायग्राम्स बना लिए थे गूगल कर के, और एग्ज़ाम्पल्स मैंने करंट अफेयर्स के सारे ऐड कर लिए थे टॉपिक वाइज़, कि जैसे ऑनेस्टी आएगा तो क्या एग्ज़ाम्पल लिखा जा सकता है, परसेवरेंस में क्या एग्ज़ाम्पल लिखा जा सकता है। तो एग्ज़ाम्पल मैंने सारे जो है करंट के अच्छे एग्ज़ाम्पल्स किए थे, ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्पल्स की बजाय। जी। बाकी दोस्तों अगर रही बात नोट्स की और मैम के जितने भी मैम ने आपको रिसोर्सेज़ बताए थे, उनके लिए आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इन सबको नोट करके लिख कर वहाँ पे आपको मेंशन कर दूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैम के प्रोफ़ेशनल चैनल को फ़ॉलो करना, देन आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहाँ से इनको फ़ॉलो भी कर सकते हैं। मैम एक सवाल रहता है तैयारी के दौरान सबसे बड़ा मेंटल प्रेशर को लेकर। कई बार तैयारी के दौरान ऐसा लगता है कि हम एकांत में हैं, कई बार ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे साथ में कोई भी नहीं है। ये समस्या हर एस्पिरेंट को आती है। आपने इसको कैसे डील किया? जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया एकांत, तो यहीं पे एक कंसेप्ट आता है। एक होता है लोनलीनेस और एक होता है सॉलिट्यूड। तो लोनलीनेस वो होता है कि जब आप अपनी कंपनी में अकेलेपन का एहसास करते हैं, जबकि सॉलिट्यूड वो होता है कि जब आप अपनी कंपनी में एक पीसफुल स्टेट में होते हैं।
तो अगर आप एकांत की स्थिति में है, सॉलिट्यूड की स्थिति में है, तो वो तो सबसे अच्छी स्थिति है, उसमें कोई वो बात ही नहीं है। लेकिन सारे एस्पिरेंट जो होते हैं, वो ज़्यादातर लोनलीनेस का फ़ील करते हैं, अकेलापन फ़ील करते हैं, स्पेशली वो मेट्रो सिटीज़ में, क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं, वो ग्रामीण जड़ें होती हैं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की। तो जब वो मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो अपनापन, वो जो एक कम्युनिटी वाला जो भाव होता है, वो मिसिंग होता है। तो अच्छे से अच्छे दोस्त अपने आस-पास बनाएँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएँ, क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे ध्यान ना दें। तो अगर 1-2 सही इंसान भी अगर आपकी लाइफ में है, तो वो आपकी गाड़ी को गुड़ा देंगे। जैसे राजस्थान में क्या है ना, गाड़ी गुड़ जाए, तो गाड़ी गुड़ जाएगी फिर। जी मैम। मैम आपने जैसे कि दोस्तों के बारे में बताया, हाँ। तैयारी के दौरान कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो तैयारी को काफ़ी बेहतरीन बनाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो तैयारी को तो बेहतरीन नहीं बनाते हैं, पर उस समय हमारी हेल्प करते हैं जिस समय हम अकेले होते हैं। लेकिन कई बार वो हमारे लिए एक डिमोटिवेशन का भी काम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए टाइम वेस्ट का काम करते हैं। तो इसको कैसे डील करें? मतलब ये जो क्वेश्चन है कि कई दोस्त जो होते हैं वो एकेडमिक आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो इसी बैकग्राउंड से हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इनकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में जानते हैं। लेकिन कई दोस्त ऐसे होते हैं जो इन सब के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो लाइफ के बारे में जानते हैं, जो आपके साथ खड़े रहना जानते हैं। तो मैं मानती हूँ एकेडमिक हेल्प करने वाले तो कई सारे लोग हो सकते हैं, आपको टीचर्स, मेंटर्स इस चीज़ के लिए गाइड कर सकते हैं। लेकिन वो इंसान जो आपको लाइफ के लिए हेल्प करे, वो इस प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए। जी मैम। मैम एक सवाल रहेगा मूवी को लेकर। आप मूवीज़ कितने देखते थे और अगर क्या आपको मूवीज़ में इंटरेस्ट था? और तैयारी के दौरान जो इस टाइप में जो मूवीज़ देखना या फिर कुछ इंटरेस्ट की चीज़ें करना, कितना हेल्प करता है? हाँ, हेल्प तो करता है। जब मैं फाउंडेशन में थी तो मैं बहुत कम टाइम इन सब चीज़ों को देती थी। लेकिन बाद में जैसे-जैसे प्रिपरेशन में थकान होने लगी, तो रियलाइज़ेशन होने लगा कि बैलेंस एक आपको लेके चलना पड़ेगा। तो फिर मैंने बाद में एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई। मूवीज़ देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी बायोपिक्स होती हैं, रियल स्टोरी बेस्ड मूवीज़ होती हैं, तो वो मैं यूजुअली देखना प्रेफ़र करती हूँ और छोड़ती तो नहीं हूँ। देख लेती हूँ, टाइम मिलता है तब देख लेती हूँ। कुछ ऐसी बेहतरीन मूवी जो सजेस्ट करना चाहो? जैसे हाल ही पी में देखी हो? पीएस 2 मैंने अभी देखी, है ना? तो मुझे एसएस राजामौली साहब की मूवीज़ जो है वो सीनिक व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी अच्छी लगती हैं। अभी गंगूबाई काठियावाड़ी देखी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। टॉयलेट एक मूवी है, वो बहुत अच्छी लगी। लंच बॉक्स है, लाइफ ऑफ पाई है, वो अच्छी। शान खान साहब हुए, पंकज त्रिपाठी हुए, मनोज वाजपेयी हुए। तो ये जो एक्टर्स जो एक्टिंग बेस्ड मूवीज़ करते हैं, वो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। मैम जैसा कि आपने बताया कि आपने कोविड के टाइम में सर्विस की थी, प्रैक्टिस की थी अपने मेडिकल करियर हुँ। की। तो उसके बाद में आपने डायरेक्ट से तैयारी के अंदर आप वापस आए। तो कितनी आपको दिक्कत हुई इसके कारण? और प्रैक्टिस करते वक़्त मतलब आप फील्ड में रहते हुए जब तैयारी करते थे, उस समय आपको किन-किन समस्या को सामना करना पड़ा? फील्ड में तो क्योंकि मैंने कोविड सेकंड वेव में जॉब की थी, तो तब वो टाइम था जब पीपीई किट वाली जो जॉब हुआ करती थी, जिसमें 4 आवर्स या 48 आवर्स मेरी ड्यूटी हुआ करती थी। तो उसमें तो टफ था, तैयारी करना बहुत टफ था और 24 आवर्स या 48 आवर्स आप ड्यूटी करके आते हो, उसके बाद आप में हिम्मत बचती नहीं है। तो मतलब वही मेरी तैयारी का एक ऐसा फ़ेज़ है जो मैं सारे एस्पिरेंट्स को कहती हूँ कि हमारी हर तैयारी में, हर स्टूडेंट की तैयारी में एक वो फ़ेज़ आता है कि जब हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम तैयारी कर नहीं रहे होते हैं। तो वो प्रिटेंड ना करें अपनी लाइफ में, तैयारी नहीं हो रही है तो उसको छोड़ दें और जब हो रही है तो फिर अच्छे से उसको पकड़ लें, बीच में वो ना रहें। जैसे कि मारवाड़ी में कहावत भी है कि अगर अटिलो ही नहीं रहेला, अटिलो ही नहीं रहेला। दूध खानी हो तो दोरा मत बेन खा। हाँ, हाँ। कोई बात है। मैम हम तैयारी की इन छोटी-छोटी चीज़ों को देख ही रहे हैं, साथ-साथ में एक सबसे बड़ा डाउट रहता है न्यूज़पेपर को लेकर। खासकर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को लेकर होता है कि द हिंदू उन्हें समझ में नहीं आता और प्रेशर इतना होता है कि द हिंदू नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा नहीं। क्या है आपकी इसके ऊपर क्या व्यू है? बात द हिंदू की नहीं है, बात ये है कि हिंदी माध्यम का एस्पिरेंट अब हम जिस एरा में जी रहे हैं, आप एक ही भाषा पे ठीक है आपकी पकड़ होना अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरी भाषा को नकार के नहीं चल सकते। दूसरी भाषा को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे-जैसे आप कंटेंट पढ़ोगे तो आपको कई सारे कंटेंट ट्रांसलेटेड फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे, तो पढ़ना चाहिए और ये लाइफ के लिए भी ज़रूरी है और इस प्रिपरेशन के लिए भी ज़रूरी है, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी ज़रूरी है। तो इंग्लिश को एक भाषा की तरह ज़रूर सीखें। और दूसरा ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के एक एस्पिरेंट होने के नाते 3-4 फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। दूसरा कि आप प्रिपरेशन के फ्लो में बने रहते हैं, डेली का डेली आपको एक अपडेट मिलता है। तीसरा ये कि आपकी भाषा बहुत मज़बूत हो जाती है। चौथा ये कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उस तरीके से पढ़ते हैं, तो एक एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप होती है, आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीखते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्रोनोलॉजी, जो कल आया, वो आज फिर आया, उस न्यूज़ का क्या हुआ, वो क्यूरियोसिटी जो हमारे अंदर डेवलप होती है कि कल ये न्यूज़ आई थी, इसका कनेक्टिंग डॉट कहाँ पे है, आगे क्या हो सकता है, आप इमेजिन करते हो, फिर अगले दिन उसको चेक करते हो कि क्या ये एक्चुअली हो रहा है, तो आपकी लाइन थॉट को एक लाइन मिलती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के फ़ायदे ही हैं, बस टाइम मैनेज करके पढ़ना चाहिए। मैम मैगज़ीन को लेकर?
मैगज़ीन तो कोई भी एक अच्छी मंथली मैगज़ीन आप पढ़ लो, बस उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें आप फिर लापरवाही अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। मैम एक सवाल रहेगा ये करंट अफेयर्स को लेकर ही कि डेली बेसिस पे एक तो जो द हिंदू का एनालिसिस आ रहा है आजकल काफ़ी यूट्यूब चैनल और एक द हिंदू पढ़ रहे हैं। तो क्या दोनों को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? आप जब इनिशियल स्टेज पे हो, आप बिगिनर हो, आपको हिंदू पढ़ना नहीं आ रहा, तब आप असिस्टेंस ले सकते हैं किसी की जो एनालिसिस बता रहे हैं, आप उसको देख के सीख सकते हैं कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, कौन-सा पेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस आर्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। बट हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, अल्टीमेटली आप इस प्रिपरेशन में बैसाखी के सहारे नहीं चल सकते हैं। आपको खुद के पैरों पे ही दौड़ना पड़ेगा, वो पेन में आपका ही मेंस में आपका ही पेन चलेगा फाइनली, किसी और का नहीं चलेगा। मैम आपने पेन चलाने की बात की, मेंस सब्स्टिट्यूट राइटिंग को लेकर हमने सवाल किया ही नहीं अभी तक। सबसे बड़ा डाउट कि पहले दिन से लग जाओ तैयारी में और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चल रहा है कि जिसने तैयारी नहीं की जिसने आंसर राइटिंग नहीं की उसका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। कब से आंसर राइटिंग की तैयारी शुरू करनी चाहिए? आंसर राइटिंग में कंटेंट अगर नहीं होगा तो लिखोगे क्या? कुकिंग के लिए इंग्रेडिएंट नहीं होगा तो कुक करोगे क्या? बेसिक सी बात है। अगर आप चाहते हो कि कुकिंग करनी है तो इंग्रेडिएंट तो इकट्ठा करना पड़ेगा आपको। सेम चीज़ हैपन विद आंसर राइटिंग, तो कंटेंट तो आपको लेना पड़ेगा। फाउंडेशन में जब आप होते हो या बिगिनर स्टेज में जब आप होते हो, तो शुरू में धीरे-धीरे कंटेंट बिल्ड करो और एक बार जब आपके पास थोड़ा कंटेंट हो उस क्वेश्चन को लिखने के लिए, समझने के लिए, तो धीरे-धीरे आंसर राइटिंग शुरू करो और फिर बाद में जब कंटेंट आ जाएगा तो फिर अपने आप हो जाएगी। मैम तैयारी के दौरान एक डाउट जो कि ये मेरा खुद का पर्सनल डाउट है कि कई बार तैयारी के बीच में ऐसा लगता है कि छोड़ देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना पढ़ा नहीं जा रहा है, पढ़ने के बाद में लगता है कि यार कर क्या रहे हैं? बीच की जर्नी में ऐसा लगता है, आपके साथ में भी शायद ऐसा हुआ होगा। कैसे बाहर निकले? इस चीज़ को कैसे मूव आउट करें? गिव अप तो आता है देखो, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऐसी है ना कि ये मेंटल टॉर्चर लगता है कभी-कभी, तो आपको सर्वाइवल का क्राइसिस लगने लगता है आपको। आपको ये लगता है दिशाहीन हैं आप और आपको ये लगता है कि अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? तो ये सारे भाव एक एस्पिरेंट को आते हैं, क्या करें स कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, सिलेबस इतना ज़्यादा है, तो ये होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं फिर 2 चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना चाहिए। पहला ये कि अपनी अंतरात्मा से पूछें कि क्या वाक़ई आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ? अगर आपका दिल वाक़ई ये चीज़ कह दे कि हाँ, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकता, तो फिर छोड़ दें। और दूसरा ये कि अपने आस-पास कई बार क्या होता है, हम अपनी क्षमताओं को उतने अच्छे तरीके से नहीं पहचान सकते, जितने हमारी टीचर्स, मेंटर्स, फ्रेंड्स, हमारी फैमिली जानती है। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैं 10th में मेरी मेरिट आई थी और स्कूल में भी मैं हमेशा टॉपर रहा करती थी। तो मैं जो मेरे पुराने प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होते थे या जब मेरिट में आई थी उसके न्यूज़पेपर कटिंग्स होते थे, तो मैं मेरी दोस्तों को बोलती थी, या जो मेरी कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थी मेरी मेघा, उसको मैं बोलती थी कि अच्छा मैं कॉलेज में और क्या अच्छा करती थी बताओ, और क्या अच्छा करती थी। तो जब भी गिव अप हो, अपनी अच्छाइयों को इंटेंशनली अपनी लाइफ में लेके आएँ, तो वो अच्छाइयाँ फिर आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगी। मैम एक सवाल जो कि शायद कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे मिला था। जब इस बार रिजल्ट आया तो मैंने आपकी भी जो मार्कशीट है वगैरह काफ़ी मैंने बताई थी बच्चों को कि क्या-क्या आपको सीखना चाहिए। नीचे एक कमेंट थी जो कि थोड़ी-सी यूनिक भी थी, थोड़ी-सी एक बहुत बड़ा एक तंज भी था हमारी सोसाइटी पे कि भगवान इनके पड़ोसियों को ये सब कुछ सहने की शक्ति दे। क्योंकि तैयारी के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी, हमारे आस-पास के लोग बताते रहते हैं कि शायद तेरे से तो नहीं होगा। उनसे कैसे डील करें? मतलब शुरू से ही हमारी फैमिली का ऐसा रहा है कि हम इन चीज़ों से अफ़ेक्ट होते नहीं हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस मामले में। तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी का और इन चीज़ों का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी फैमिली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो इन चीज़ों का प्रेशर आप तक नहीं आएगा। लड़कियों के मसले में शादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वो मेरे पेरेंट्स तक आता था, उन्होंने कभी मुझ तक नहीं आने दिया, पर आपको अदर वे अराउंड चीज़ें तो पता चलती हैं। तो पड़ोसियों का तो क्या ही है। ठीक है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। इट्स नॉट अबाउट पड़ोसी, इट्स अबाउट कि क्या लोग आपके आस-पास हैं। मैम नागौर से दिल्ली तक का सफ़र, काफ़ी लोगों को लगता है कि दिल्ली जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया मैम नागौर से है, नागौर राजस्थान के उस इलाके में आता है। काफ़ी लोग ताजमहल के कारण शायद नागौर को पहचानते हैं, संगमरमर के कारण। और आपने जब तैयारी शुरू की नागौर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, तो क्या दिल्ली जाना ज़रूरी है या फिर जयपुर रह के या फिर अपने कैपिटल सिटी में रह के पढ़ा जा सकता है? कहीं भी रह के पढ़ा जा सकता है, पहली चीज़ तो ये। कहीं भी आप दोरों में बैठ के भी पढ़ सकते हो और आप दिल्ली में बैठ के भी नहीं पढ़ सकते हो। दोनों सिचुएशंस है। दिल्ली में रहने वाला हर इंसान नहीं पढ़ रहा है, ये भी नहीं है, और हर इंसान पढ़ रहा है, ये भी नहीं है। दोरों में रहने वाला कोई भी इंसान नहीं पढ़ पा रहा है, ये भी नहीं है, और हर इंसान पढ़ पा रहा है, ये भी नहीं है। तो चारों कॉम्बिनेशन इसमें बनते हैं। तो हमें सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि दिल्ली जाने की ज़रूरत क्यों है? अगर जो चीज़ें आपको दिल्ली में मिलती है कि जैसे एक प्रॉपर आंसर राइटिंग अगर आप कहीं बैठ के कर पा रहे हैं, एक आंसर राइटिंग का प्रॉपर रिव्यू आपको कहीं से मिल रहा है, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से ही मिल रहा हो, तो वो सारी चीज़ें जो एक तैयारी के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी सुविधाएँ जो एक तैयारी के लिए ज़रूरी है, अगर वो आपको ऑनलाइन फ़ॉर्मेट में या फिर कहीं और रह के मिल रही है, तो दिल्ली क्यों ज़रूरी है? दिल्ली से गाइडेंस ले लो, ठीक है।
बात ये भी सही है। मैम एक काफ़ी बड़ा डाउट रहता है बच्चों के बीच में जब आज के टाइम में जब यूपीएससी का रिज़ल्ट आता है तो लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा आईएएस एस्पिरेंट पाए जाते हैं शुरुआत के 7 दिन के लिए। और वो 7 दिन के लिए जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो देखा जाता है इंटरव्यू के वीडियो। बच्चों को लगता है कि पहले दिन से ही इंटरव्यू होगा हमारा। उन बच्चों को क्या टिप्स आप देना चाहोगे? और इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या टिप्स रहेगी? ये ना एक देखा है ऐसे पाइप जो होता है आगे से ऐसे होता है फिर नैरो होता जाता है। तो ये तैयारी भी ऐसी है कि पाइप बहुत शुरू में चौड़ा होता है, तैयारी करने वाले 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। फिर धीरे-धीरे सबका भूत उतरता है, फिर वो 5 ही लाख जो है पेपर देने जाते हैं। उसमें से 1 ही लाख सीरियस होते हैं, 15-18 हज़ार सेलेक्ट होते हैं, 1000 फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट होते हैं। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप होड़ा-होड़ी अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी को ये देख के कि मैंने आज इसको इस गाड़ी में जाते हुए देखा तो मैं भी डीएम बनूँगा, मैं भी ये करूँगा और आपके पास कोई विज़न नहीं है अपना, आपके पास कोई रीज़न नहीं है अपना तैयारी करने के लिए, तो विज़न और रीज़न इन दोनों पे काम करें क्योंकि अल्टीमेटली ये है तो मैराथन ही। 100 मीटर रेस नहीं है कि आज आप शुरू किए और कल आप पहुँच गए या ओवरनाइट जो जोश आता है कि आज की आज यूपीएससी क्रैक कर दूँगा, उस जोश से यूपीएससी क्रैक नहीं होता है। यूपीएससी डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से रोज़ आपको वहाँ लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, रोज़ चाहे तपना पड़ेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, उसी से यूपीएससी क्रैक होगा। मैम आज के टाइम में मैं एस्पिरेंट्स को देखता हूँ। आज के टाइम में कुछ टीचर है सो कॉल्ड बखेती टीचर वो खुद भी बोलते हैं कि हम बखेती करते हैं, पढ़ाते नहीं है। शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। आप क्या ऐसा शॉर्ट्स वीडियो जहाँ पे छोटी-छोटी बातों से मोटिवेशन मिलता है, वो ज़रूरी है या फिर उनको स्किप करके सिर्फ पढ़ाई को करना चाहिए? मतलब मेरा इस पे ये स्टैंड है कि टीचर को केवल प्रीचर नहीं होना चाहिए। प्रीचर का मतलब होता है जो केवल उपदेश देता है। तो टीचर का कार्य जो होता है, एक टीचर का जो भूमिका होती है टीचर की वो केवल और केवल एकेडमिक नहीं होती है, वो एक्स्ट्रा एकेडमिक होती है, वो आपकी लाइफ़ को बेटर बनाते हैं, वो आपको एज़ ए पर्सन बेटर बनाते हैं। तो ऐसे कोई टीचर अगर आपके आस-पास हैं जो अच्छे आपको भावों के साथ या अच्छे विचारों के साथ जो एक अच्छा इंसान बनाते हैं, तो क्या दिक्कत है प्रभावित होने में? प्रभावित होना चाहिए, हर अच्छी चीज़ से प्रभावित होना चाहिए, टीचर से, स्टूडेंट से, स्वीपर से, गार्ड से, किसी से भी हो, क्या दिक्कत है? जी मैम। अ, मैम जाते-जाते ऐसे को लेकर हमने अभी तक सवाल नहीं किया था। ऐसे को लेकर जो सबसे बड़ा कोटेशन को लेकर एक प्रॉब्लम रहती है, उनको कैसे याद करें? कोटेशन को कैसे याद करें? मैंने तो एक कॉपी डाल रखी थी, मुझे काफ़ी सारे याद भी थे मेरे कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से। संस्कृत के श्लोक आदर्श विद्या मंदिर से मुझे लगता है 100-200 तो मुझे पहले से ही याद थे। क्या किया जा सकता है? किया ये जा सकता है कि आप स्पाइरल वाली एक कॉपी डालें, उसमें अलग-अलग टॉपिक्स लगाएँ, शिक्षा रख दिया, स्वास्थ्य लिख दिया और जैसे अमूर्त कुछ विषय हो गए, उनके लिए लिख दिया, हार्ड वर्क के लिए लिख दिया, तो सेक्शंस बनाएँ और जहाँ भी आपको जो भी टॉपिक्स कोटेशन मिलते जाएँ, पोएम्स मिलते जाएँ, उनको लिखते जाएँ। और धीरे-धीरे याद करें कहीं जैसे मैं अगर मुझे कोई शेर याद करना होता है तो मैं घूमते-फिरते किसी को वो शेर सुना देती हूँ। तो कोई कोटेशन याद करना होता है तो घूमते-फिरते किसी को सुना दो, उसको भी याद होगा, आपको भी याद होगा। जी मैम एक सवाल रहेगा प्लान बी को लेकर। ये सवाल इस कारण है क्योंकि काफ़ी बच्चों को लग रहा है कि प्लान बी इस बार ज़रूरी है। खैर आप तो आपका प्रोफ़ेशन था मेडिकल साइंस से था। लेकिन उन बच्चों के लिए जो बीए बैकग्राउंड से है, बीकॉम बैकग्राउंड से है, उनको लेकर आपको क्या सजेशन देनी होगी? मतलब प्लान बी होना एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन है, होना चाहिए प्लान बी स्पेशली जिस तरीके का यूपीएससी का बहुत अनप्रेडिक्टेबल पेपर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इस साल कोई टॉप कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर उसका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। जिसका प्रीलिम्स निकल रहा है वो 3-3 4-4 बारी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा। तो ऐसे ढेरों हज़ारों लाखों कहानियाँ हमारे आस-पास हमें मिल जाएँगी। तो इन सब कहानियों का अगर हम एक क्युमुलेटिव एक कंक्लूजन निकालें तो प्लान बी लेके चलना चाहिए। मुझे लेके भी एक थॉट पहले ये था कि 11th-12th से ही मुझे ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट दिलाए जाएँ, बट मेरे पेरेंट्स को ये था कि हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बैकअप होना चाहिए, इसीलिए मैंने 6 इयर्स की पहले एमबीबीएस की और तो प्लान बी के बारे में ज़रूर सोचें। जाते-जाते हमने लगभग स्ट्रैटेजी को लेकर तो काफ़ी कुछ बातें कर ली है। कुछ ऐसी बातें जो कि शायद एस्पिरेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहती है सोशल मीडिया को लेकर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स कैसे इनको हैंडल करें? और आपको लेकर क्या आपकी क्या सजेशन रहेगी इसको लेकर? फेसबुक तो मैं बहुत सालों पहले चलाती थी, मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम फेसबुक, बहुत रेयर चलाती हूँ मैं फेसबुक। इंस्टाग्राम हैंडल मैंने इसी साल बनाया है, तो मेरे लिए सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ़ व्हाट्सएप और ट्विटर ये है ज़्यादा। मैं यही दोनों ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं भर-भर के इस्तेमाल करती हूँ। आपको ये रियलाइज़ेशन होना चाहिए कि कल अगर आपका पेपर है, तो आज आप सोशल मीडिया नहीं चला सकते हो, लेकिन कल अगर आपका पेपर खत्म हो गया है, तो आज सोशल मीडिया चलाने का दिन है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपकी लाइफ़ में। ठीक है। मैम एक सवाल जो कि थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि किस हिसाब से रहेगा मुझे नहीं पता। आज के टाइम में बहुत से ऐसे एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे लॉन्ग वीडियो आते हैं, मैराथन वीडियो। लाइक प्रीलिम्स से पहले भी है तो बहुत सारे कोचिंग वाले एज ए व्यूअर्स के लिए बड़े-बड़े वीडियो निकालते हैं। आपको क्या लगता है कि वो ये हेल्पफुल है या फिर नहीं है? या फिर आपने ऐसा किसी वीडियो से हेल्प ली? मैंने मुझे लगता है लास्ट ईयर के अटेम्प्ट में मैंने मैप्स के लिए जो न्यूज़ जो प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए कुछ एक वीडियोज़ देखे थे। हेल्पफुल वो तब होते हैं जब आपने पहले से कंटेंट पढ़ रखा है।
तो वो ब्रश अप करवा सकते हैं। आप ये सोचो कि केवल जो है फ्रेश कंटेंट वो आपको पढ़ा दे और आप कंसेप्ट बिल्ड कर लोगे, तो मुझे ये मुश्किल लगती है चीज़। ओके मैम। देन मैम जाते-जाते कुछ ऐसे टिप्स जो न्यू बच्चों को लिए, जो अभी तैयारी की स्टेज में आने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो कि आपको अभी देख रहे हैं, जिनको लगता है कि शायद वो भी आने वाले कुछ टाइम में इसी मुकाम पे होंगे, इसी जगह पे होंगे, तो उनको लेकर आपकी क्या टिप्स रहेगी? टिप्स तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एकेडमिक पार्ट के लिए टिप्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास यूट्यूब पे सोर्सेज़ अवेलेबल हैं कि हर बच्चा उनको देख के स्ट्रैटेजी तो सीख ही जाता है। एटलीस्ट और कुछ नहीं तो आप अपनी डायरी में नोट कर ही लोगे कि क्या-क्या पढ़ना है। तो ये काम तो आपका यूट्यूब करवा देगी। बट मेरी तरफ से अगर आप एक मैसेज देना चाहें तो वो ये है कि लाइफ में प्लानिंग के जितना ही इम्पोर्टेंट उस प्लानिंग का एग्ज़ीक्यूशन है। प्लानिंग आपकी 20 की जगह 19 होगी तो चल जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन आपका 100% की जगह अगर 40 या 50% होगा तो फिर काम नहीं चलेगा। तो एक बार चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज़ करें यूट्यूब पे देख के या कहीं भी किसी सीनियर के हेल्प लेके। बट एक बार जब आपने अपने प्लान को फाइनलाइज़ कर लिया है, तो अनटिल अनलेस कि उसमें कोई बहुत बड़ी गलती ना हो, फ्लेक्सिबल रहें चीज़ों को लेके, लेकिन अपने प्लान को जो है अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें। और दूसरा मैं तो यही कहूँगी कि इस प्रिपरेशन में लोग आके ना मैकेनिकल हो जाते हैं, इंसान नहीं रह पाते हैं। अपने आप को इंसान बनाए रखें और अपने आस-पास के लोगों के लिए भी प्रिपरेशन को आसान बनाएँ, मुश्किल ना बनाएँ। मैम एक सवाल शायद मैं छूट गया बीच में, कितने घंटे पढ़ाई करनी ज़रूरी है? देखो हर हर यूपीएससी में सेलेक्ट होने वाले से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर व्यक्ति का सेम आंसर होता है। आई विल रिपीट द सेम आंसर, घंटे मैटर नहीं करते हैं। अल्टीमेटली ये मैटर करता है, देखो आप जब देखेंगे लाइब्रेरी में सारे 100 बच्चे आके बैठ के पढ़ रहे हैं, बट सारे बच्चों का नहीं होता है। सेम अगर टाइम उनको दिया जाएगा तो भी नहीं होगा। क्योंकि इट्स अबाउट कि उस 1 घंटे में किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किसी चीज़ को कितना पढ़ा, कितना समझा और कैसे वो वहाँ उसको उतार के आ गया। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपने एफिशिएंसी कितनी उसमें लगाई है, तो अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे ध्यान दें। घंटे मत गिनें, घंटे नींद के गिनने चाहिए 8। हाँ। मैम जाते-जाते वो सभी शख्स जिन्होंने आपकी इस जर्नी में हेल्प की, आपके घरवाले, आपके दोस्त, आपके गुरुजन, और हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, खासकर हम राजस्थान के मारवाड़ी समाज में, हम ऐसे समाज में रहते हैं, जहाँ हम कभी खुलकर थैंक यू तो घरवालों को कभी बोल ही नहीं पाते। अगर आज इस वीडियो को आपके घरवाले देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? मतलब मेरे घरवाले देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, मेरी सीनियर यहाँ खड़ी हैं, ये देख रही हैं। तो मुझे लगता है जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कहीं न कहीं उन्हीं को हम बताना भूल जाते हैं कि हम उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा हमारी मदद की है। कोई स्ट्रेंजर जब आके हमारी मदद करता है तो हम इतना ग्रेटफुल फ़ील करते हैं, लेकिन वही जब हमारे अपने लोग मदद करते हैं तो हमें लगता है वो तो अपनी ड्यूटी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में छोटे-छोटे क्षणों को निकाल के, जैसे मैं एक चीज़ बड़ी अच्छी करती हूँ, मैं छोटे-छोटे नोट्स लिख के देती हूँ अपने आस-पास के लोगों को अगर मुझे कोई भी हेल्प करता है तो। तो ये काम किया करें लाइफ़ में, कभी-कभी लाइटर मोमेंट्स पे चीज़ें लाइफ़ को आसान बना देती हैं। सो जहाँ तक मुझे पता है, मैंने आपके जितने भी डाउट हैं, उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको मैम के चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से मैम को भी फॉलो कर सकते हैं, मैम को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम किसी टॉपर के साथ में मिलेंगे, तो उससे हम पूछेंगे। मैम जाते-जाते कुछ ऐसी बातें, जो शायद हम आपसे नहीं पूछ पाए हो, आप बताना चाहें तो आप सीधा बता सकते हैं। नहीं, मु मैं इस प्रिपरेशन के दौरान एक गाना अक्सर सुना करती थी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ़ में जो हमारे कंट्रोल में होती है और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो अक्सर जब मैं ये गाना सुनती थी, कोक स्टूडियो पे ये गाना रिकॉर्डेड है, तो उस गाने की पंजाबी में पंक्तियाँ ये थी कि सारी खुशियाँ मिल जावण ते पीछे की रह जाना, अपने वस में कुछ भी नहीं है, दिल नू ए समझावा तू झूम, 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 झूम। तो कई बार जीवन में कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है, तो सबको सब कुछ नहीं मिलता और ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी को भी कुछ ना मिले। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सबको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा और सबका कुछ ना कुछ ज़रूर छूटेगा। तो ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बस। हाँ, इसी के अंदर जो ये जवानी है दीवानी मूवी का मुझे एक डायलॉग याद आ जाता है कि जीवन में कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। आप जीवन में कुछ भी करते जाइए, कुछ ना कुछ छूटना ज़रूरी है। कुछ छूटेगा तभी कुछ मिलेगा। कहीं से निकलने के लिए कहीं से जाना ज़रूरी है। कहीं पे पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। सो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो सब्सक्राइब बटन आपका है, लाइक बटन आपका है। आपकी क्या मनोदशा है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ-साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।